मैंने अभी बीच में, क्योंकि एक तो अपना क्लास नहीं आया था इतने दिन। यस सर वो हाँ वो ये चेक कर लेना, चलो मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लूंगा, लेकिन कर लेना। ओके सर। हाँ, ओके सर। और दूसरा बेटा, आज मुझे लगता है कि अपना वैसे भी ये चैप्टर क्लोज होने वाला है, क्योंकि मैंने आपको एंट्रोपी बता दिया था, सिस्टम की, सराउंडिंग की, किसकी जीरो होती है, किसकी जीरो से ज्यादा, ये सब करवा दिया था ना लास्ट क्लास में। हमने एंट्रोपी कंप्लीट कर लिया था, यस सर। और एंट्रोपी की प्रॉब्लम भी करवा दी थी मैंने आपको, और प्रॉब्लम की थी नहीं की थी, बताते जाना मुझे, क्योंकि कई क्लासेस होती यस हैं। सर। हाँ, अच्छा, और फिर मैंने स्पॉन्टेनिटी बता दी थी आपको, कब रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी, Yes, फिजिबल होगी। डेल्टा जी का साइन भी हमने डिस्कस कर लिया था ना, डेल्टा जी Yes, नेगेटिव होगा तो स्पॉन्टेनियस होगा, डेल्टा जी जो होगा यस सर। पॉजिटिव, ये चीज हमने कर लिया था बेटा। तो इन बेसिस पर एट लास्ट जो हम पहुंचते हैं वो गिब्स फ्री एनर्जी पर पहुंचते हैं। इससे हम क्या करते हैं कि हम स्पॉन्टेनिटी डिसाइड करते हैं, कोई रिएक्शन जो है वो स्पॉन्टेनियस है, मतलब फिजिबल होगी या नहीं होगी, वो डेल्टा जी से डिसाइड करते हैं। तो लेट फिर फर्दर आगे चलते हैं। देखो तो नेक्स्ट देखो बेटा, कुछ यहां पर अगर हम देखते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट रिलेशंस आते हैं हमारे पास, इंपॉर्टेंट थर्मोडायनेमिक रिलेशन। इंपॉर्टेंट थर्मोडायनेमिक रिलेशन, इसमें फर्स्ट हम लेते हैं रिलेशन बिटवीन। अब इसके बाद जो चैप्टर पढ़ेंगे बेटा, हम इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे, तो उसी को हम रिलेट करते जा रहे हैं। रिलेशन बिटवीन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, रिलेशन बिटवीन इक्विलिब्रियम। अब इस चैप्टर को जहां छोड़ेंगे उससे नया चैप्टर स्टार्ट होगा। बट एक चीज बताओ, मैंने आपको स्टेट्स ऑफ मैटर करवा दिया, गैसियस स्टेट। यस सर। यस सर, एक बैच का हुआ था बस। एक बैच का हुआ था, बट एक का नहीं हुआ अभी है। ठीक है, जिसको मर्ज किया था एक बैच को, वही वाला ना। समझ गया मैं। यस सर। कोई बात नहीं बेटा, करवा दूंगा। रिलेशन बिटवीन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के, सपोज बड़े के से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, रिएक्शन कोशिएंट, रिएक्शन कोशिएंट सपोज Q, and gives free energy, gives free energy। देखो जो मान लो जी, डेल्टा जी भी हो सकता है, डेल्टा जी नॉट भी हो सकता है, नॉट मतलब स्टैंडर्ड वाला है, डेल्टा जी मतलब नॉर्मल है बेटा। सपोज हमारे पास कोई भी रिएक्शन है, बड़ी सिंपल रिएक्शन में बोल देता हूं कि मेरे पास कोई रिएक्टेंट है और वो प्रोडक्ट बनाता है, और जितना प्रोडक्ट बन सकता था उतना बन गया, इसके बाद क्या, जितना एक्स्ट्रा प्रोडक्ट है वो वापस रिएक्टेंट बनाने लगता है। इस टाइप की रिएक्शन को इक्विलिब्रियम वाली रिएक्शन या रिवर्सिबल रिएक्शन बोलते हैं। अभी सिंपली समझना है आपने, मैंने एक साइन दिया है, डबल एरो, डबल हेडेड एरो, मतलब फॉरवर्ड भी और बैकवर्ड भी। रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना रहे हैं, सपोज गैसियस रिएक्टेंट से गैसियस प्रोडक्ट बना रहे हैं। किसी भी टाइम पर प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का रेशो लेते हैं। अगर हम रेशो ऑफ concentration of product and reactant at any time of reaction, एनी टाइम ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन स्टार्ट हुई है, लेट हुई है, या इक्विलिब्रियम बन गया, उसके बाद किसी भी टाइम पर होते हैं, तो वो होता है रेशियो ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट एट एनी टाइम ऑफ रिएक्शन इज नोन एज रिएक्शन कोशिएंट। इस चीज को जो बोला जाता है वो बोला जाता है रिएक्शन कोशिएंट। इसको हम Q से लिखते हैं, तो Q क्या आ जाएगा बेटा, Q इज इक्वल टू, कंसंट्रेशन को बड़े ब्रैकेट में लिख सकते हैं ऐसे, कंसंट्रेशन ऑफ P मतलब प्रोडक्ट डिवाइडेड बाई कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, T मतलब किसी भी टाइम। लेकिन जब इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश हो जाता है तो यही चीज
यही Q, जो Q होता है मतलब प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का रेशियो जो होता है Q एट इक्विलिब्रियम टाइम या एट इक्विलिब्रियम, कुछ इंफॉर्मेशन है जो अगले चैप्टर में काफी डिटेल पढ़ेंगे, अभी थोड़ा थोड़ा आइडिया दे रहा हूं। अभी Q एट इक्विलिब्रियम इज नोन एज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। मतलब प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का ये रेशियो, लेकिन जब इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश हो जाए तब प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन का रेशियो जो है उसको हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो क्लियर, कोई भी रिएक्शन है सपोज आपके पास जिसमें रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहे हैं और रिएक्टेंट के किसी भी स्टेज पर कोई भी स्टेज आ जाए उसमें प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन का रेशियो है, वो उस रेशियो को क्या बोलेंगे बेटा आप? प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की रेशियो है उस कंसंट्रेशन की रेशियो, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का जो रेशियो है एट एनी स्टेज ऑफ रिएक्शन या एनी टाइम ऑफ रिएक्शन, दैट इज नोन एज क्या टर्मिनोलॉजी यूज करोगे इसके लिए? रिएक्शन कोएफिशिएंट, रिएक्शन कोएफिशिएंट, और उसको Q से लिखेंगे। बट यही प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का रेशियो एक स्पेशल टाइम पे, वो स्पेशल टाइम क्या है? अभी सिर्फ एक ही बात दिमाग में रखनी है बेटा, वो स्पेशल टाइम क्या है आपका? इक्विलिब्रियम। तब उसको हम क्या बोलते हैं? तब उस रेशियो को हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कांस्टेंट बोलते हैं। तो एक Q होता है, एक K होता है, यहां तक लिख लो बेटा, फिर आगे चलता हूं मैं। सर मतलब एग्जैक्टली इक्विलिब्रियम है क्या? प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का रेशियो बेटा, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन किसी रिएक्शन में कितनी है और रिएक्टेंट की कितनी है किसी भी टाइम पे। अभी रिएक्शन स्टार्ट हुआ है या अभी रिएक्शन होना है, मतलब कुछ कंसंट्रेशन रखेंगे ना रिएक्टेंट की भी और प्रोडक्ट की, किसी भी टाइम पर जो वो मैथमेटिकल रेशियो आएगा उसको हम रिएक्शन कोएफिशिएंट बोलते हैं। जैसे ये है, मान लो मैं इसको थोड़ा ऐसे समझाता हूं कि ये रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है। आपका प्रोडक्ट पर जो K है इसका, मतलब K का मतलब जब प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का रेशियो है वो इक्विलिब्रियम टाइम पे बेटा आपका 4 आना चाहिए, 4:1 होना चाहिए, मतलब 4 होना चाहिए, 1 का कोई मतलब नहीं है ना। तो यहाँ K की वैल्यू कितनी आ गई इस रिएक्शन के लिए? सपोज ऊपर वाली के लिए क्या बोलोगे यहाँ पर? प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन का रेशियो कितना आना चाहिए मैथमेटिकली? 4। तो ये 4 किसकी वैल्यू है बेटा? रिएक्शन कोएफिशिएंट है या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अब मैंने क्या किया, अभी रिएक्शन स्टार्ट ही की थी, स्टार्टिंग में T = 0 था, मैंने इसके कंसंट्रेशन 8 ले ली सपोज, और ये 0 था। तो धीरे धीरे रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने लगे, सपोज कुछ टाइम के बाद, T टाइम के बाद ये कितना रह गया आपका? ये सपोज 10 था, पहले मैंने 10 ले लिया और ये 0 था। फिर ये क्या हो गया, सपोज 9 हो गया, एक इधर चला गया। तो अब रेशियो कितना आ जाएगा? अब मैं इस टाइम पर अगर जो निकालूंगा प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का रेशियो, तो कितना आएगा? वो 1/9 होगा ना। इसको उल्टा कर देते, मैथमेटिकल सोचना, 1/4 सोचना सपोज। तो आपके पास अब देखो कितना हो गया, 1/9। तो अब ये 1/4 तो नहीं आया ना अभी। 1/4 होता तो क्या होता, मतलब इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश हो चुका होता, मैथमेटिकल वैल्यू 1/4 आती। अभी Q आ रहा है 1/9। सपोज फिर और हो गया, ये 8 आगे चल के T डैश टाइम पर एक और चला गया, तो ये 8 हो गया, ये 2 हो गया। अब देखो रेशियो कितना आ जाएगा, 8 और रेशियो इस टाइम पे 1/4। तो इसका मतलब इस टाइम पे ये क्या बन चुका है? K के बराबर आ गया ना T डैश टाइम पर। तो T डैश टाइम इक्विलिब्रियम हो गया। तो है क्या चीज? कंसंट्रेशन है। किसकी आप सिंपली अभी याद करोगे कि रिएक्शन कोएफिशिएंट या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है? रेशियो ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अगर ये रेशियो इक्विलिब्रियम पर होता है किसी रिएक्शन के लिए तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बोल देते हैं। अगर ये किसी और टाइम पे होता है तो इसको क्या बोलेंगे बेटा उस टाइम पे? रिएक्शन कोएफिशिएंट। रिएक्शन कोएफिशिएंट। क्लियर है बेटा? वो अलग अलग रिएक्शन के लिए अलग अलग वैल्यू होगी, कोई फिक्स नहीं है कि 1/4 ही लेना है। तो जो रिएक्शन लेते जाओगे उनके लिए अलग अलग वैल्यू होगी, वो गिवन होगी हमें। क्लियर? यस सर। यस सर। डन हो गया, चलो आगे। लिख लिया? यस सर। यस सर। अब देखो, तो
और थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग क्या होता है, कोई भी अगर रिएक्शन लिखते हैं हम, तो उसमें जो डेल्टा जी होता है, गिव्स फ्री एनर्जी होती है, वो ये रिलेशन होता है। ये रिलेशन डायरेक्ट याद करने हैं आपको, सिंस डेरिवेशन हायर क्लासेस में होते हैं या नहीं होते हैं। डेल्टा जी रिएक्शन इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट रिएक्शन प्लस आर टी नेचुरल लॉग क्यू। ये रिलेशन होता है बेटा, याद करना। क्यू के साथ डेल्टा जी का ये रिलेशन होता है। डेल्टा जी रिएक्शन इज इक्वल टू डेल्टा जी नोट रिएक्शन प्लस आर टी नेचुरल लॉग क्यू। तो यहां पर इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो बेटा, डेल्टा जी रिएक्शन इज इक्वल टू डेल्टा जी नोट रिएक्शन प्लस नेचुरल लॉग को ओपन करना चाहो तो नेचुरल लॉग पढ़ाया है मैंने, देखो आपको 2.303 लॉग बेस 10 होता है। 2.303 लॉग 10 वाला बेस आ जाता है, 10 लिखो चाहे मत लिखो बेस। तो डेल्टा जी नोट 2.303 आर टी लॉग क्यू भी लिख सकते हो आप। अब बेस 10 हो गया। अच्छा, ये एक रिलेशन आपने याद करना है। तो इसमें डेल्टा जी का मतलब समझ रहे हो, डेल्टा जी क्या है? डेल्टा जी का मतलब है गिव्स फ्री एनर्जी ऑफ रिएक्शन, गिव्स फ्री एनर्जी ऑफ रिएक्शन। कोई भी रिएक्शन होगी, उस रिएक्शन की टोटल गिव्स फ्री एनर्जी कितनी है। डेल्टा जी नोट बता सकते हो बेटा क्या होगा डेल्टा जी नोट? स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड gives free स्टेज में, energy. हाँ, स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी। तो डेल्टा जी नॉट रिएक्शन जो है वो आपका आ जाएगा स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी। आर वही गैस कांस्टेंट, टी टेम्परेचर, क्यू रिएक्शन कोशिएंट। क्यू जो होगा वो आपका रिएक्शन कोशिएंट हो जाएगा। तो डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी नेचुरल लॉग के, या 2.303 लगा दो तो लॉग के क्या क्यू, और ये क्यू आ जाएगा। और पिछली क्लास में मैंने बताया था, वी नो दैट फोर्स वी नो दैट एट इक्विलिब्रियम, डेल्टा जी की वैल्यू क्या बताई थी? वी नो दैट एट इक्विलिब्रियम, जब इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश होगा, तो मैंने 3 कंडीशन बताई थी ना आपको। डेल्टा जी नेगेटिव होगा तो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगी। तो जीरो आएगी। एट इक्विलिब्रियम किस क्या जीरो आएगी, किसकी वैल्यू? डेल्टा जी नोट की नहीं, डेल्टा जी का डेल्टा वैल्यू जी की आएगी, डेल्टा जी जीरो बताया था मैंने, याद है ना कि एट इक्विलिब्रियम डेल्टा जी की वैल्यू जीरो होती है। तो आपसे अगर पूछे कि इक्विलिब्रियम पर, क्वेश्चन ये बनेगा, आपसे ये पूछा जाएगा कि इक्विलिब्रियम पर डेल्टा जी कितना होगा एट इक्विलिब्रियम, तो आप क्या बोलोगे? डेल्टा जी जीरो होगा। अब डेल्टा जी नॉट जीरो नहीं हो रहा है बेटा, अभी डेल्टा जी जीरो हो रहा है। एट इक्विलिब्रियम डेल्टा जी जीरो हो रहा है। क्लियर? तो आपके पास Yes, एक sir. रिलेशन आ गया कि डेल्टा जी जीरो होता है जब इक्विलिब्रियम होता है। तो अब एट इक्विलिब्रियम स्टेज हम निकालें, तो अब हम निकालते हैं दूसरा, फिर देखो दूसरा नंबर पॉइंट, ये नोट रिलेशन बिटवीन डेल्टा जी नोट रिएक्शन एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के। ये आपने डायरेक्ट याद करने हैं इस बार, और अगले चैप्टर में सारे वैसे ही याद हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। तो डेल्टा जी नोट रिएक्शन और के में रिलेशन निकालना है, तो हम क्या निकालेंगे? ऊपर वाली रिएक्शन हम याद करेंगे, ऊपर वाली रिएक्शन पहले याद करेंगे। लिख लिया बेटा ऊपर वाला? ऊपर वाला रिएक्शन नोट कर लिया? Yes, sir. Yes, sir. तो देखो, अगर मैं ऊपर वाली रिएक्शन याद कर चुका हूं किसी रिएक्शन के लिए, तो मैं क्या लिखूंगा? फॉर एनी रिएक्शन, सिंस फॉर एनी रिएक्शन डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी रिएक्शन इज इक्वल टू क्या आएगा? डेल्टा जी नोट प्लस आर टी नेचुरल लॉग क्यू। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, सपोज एट इक्विलिब्रियम
बेटा सोचो इक्विलिब्रियम पर क्या क्या हो सकता है। डेल्टा जी ऑफ रिएक्शन 0 कर देंगे। Reaction delta G naught of reaction equals to negative of RT ln Q. नहीं, अभी तो हम ये पढ़ेंगे डेल्टा जी रिएक्शन कितना लिखेंगे पहले, 0 0. इक्विलिब्रियम पर डेल्टा 0, और क्यू किसके बराबर होता है इक्विलिब्रियम पर, K. के के बराबर, के इक्विलिब्रियम के बराबर होता है। सो इक्वेशन फर्स्ट क्या बन जाएगी बेटा, देखो तो इक्वेशन फर्स्ट 0 इज इक्वल टू डेल्टा जी नोट प्लस आर टी नेचुरल लॉग क्यू की जगह के इक्विलिब्रियम। इसको अगर शॉर्ट आउट कर दें तो बेटा डेल्टा जी नोट का वैल्यू आ जाएगा ना। तो डेल्टा जी नोट इज इक्वल टू क्या फार्मूला आ गया, देखो डेल्टा जी नोट इज इक्वल टू माइनस आर टी नेचुरल लॉग के इक्विलिब्रियम, या सोल्व करना चाहो तो माइनस 2.303 आर टी लॉग बेस 10 देना चाहो तो लॉग, देखो एक दूसरा रिलेशन आ गया। पहले डेल्टा जी वाला रिलेशन ये याद करना है आपने, पहला तो डेल्टा जी रिएक्शन इज इक्वल टू डेल्टा जी नोट प्लस आर टी नेचुरल लॉग क्यू, पहले तो ये याद करना बेटा, डेल्टा जी रिएक्शन इज इक्वल टू डेल्टा जी नोट प्लस आर टी नेचुरल लॉग क्यू। फिर दूसरी रिएक्शन ये याद करनी है, डेल्टा जी नोट इज इक्वल टू, उसके साथ रिलेशन आ जाएगा माइनस आर टी नेचुरल लॉग की। अब डेल्टा जी नोट 0 हो सकता है क्या, एक ही तो कंडीशन है बेटा मैथमेटिकली, जब डेल्टा जी नोट 0 हो सकता है इफ के इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू 1। सिंपलेस्ट लैंग्वेज में बोल रहे हैं तो इक्विलिब्रियम क्या होगा? ये अभी कुछ नहीं करना बेटा, इक्विलिब्रियम में बोल रहा हूँ कि आपको कंडीशन लिखना है। अभी तो इक्विलिब्रियम कोई कंडीशन है, अभी तो इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे ना आगे चल के हम, क्योंकि इस चैप्टर से उस चैप्टर पे पहुंचना है अपने को। तो अभी इक्विलिब्रियम हम पढ़ेंगे। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है जब रिएक्शन फॉरवर्ड भी चलती है बैकवर्ड भी चलती है, इक्विलिब्रियम यहाँ पर ये मीनिंग है। ऊपर जैसे रिएक्शन हमने लिखा था, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट लिखा था ना, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा था, फिर प्रोडक्ट से रिएक्टेंट भी बनाया था। तो एक कंडीशन है जहां पर रिएक्टेंट से प्रोडक्ट भी बन रहे हैं, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट भी। आपको क्वेश्चनिंग पर ध्यान देना है कि इस पॉइंट पे क्वेश्चन आ जाए तो पहले मैंने बोल दिया कि एट इक्विलिब्रियम, तो क्या बोलोगे, एट इक्विलिब्रियम 0 किसकी वैल्यू होनी चाहिए। आपने क्वेश्चन पे ध्यान देना मेरे पे, मैंने जो क्वेश्चन बोला कि एट इक्विलिब्रियम कौन सी चीज 0 होती है, डेल्टा जी रिएक्शन। नहीं बेटा मैं उन्हीं से पूछ रहा हूँ ना, जो अभी पूछ रहे थे मैं उनसे पूछ रहा हूँ, वो कह रहे हैं ना इक्विलिब्रियम क्या है, मैं उनसे पूछ रहा ओके हूँ। सर, ओके सर। ओके सर। हाँ बेटा आप बताओ कि अगर आपने, मैंने आपसे क्वेश्चन ये कर दिया कि जैसे आपको मैं ये बोलूंगा कि एट इक्विलिब्रियम, तो उसमें बहुत सारे नीचे पॉइंट दे रखे होंगे, तो 0 कौन सा वाला पॉइंट लोगे बेटा, क्या चीज 0 लोगे, सर डेल्टा जी। डेल्टा जी 0 लोगे। हाँ, और उस टाइम पे इक्विलिब्रियम पर डेल्टा जी रिएक्शन का 0 होता है, बस अभी ये ध्यान रखना। फिर अब अगर मैं कह दूं कि भी डेल्टा जी नोट भी 0 हो सकता है क्या, तो उसकी एक ही कंडीशन बनेगी, वो इस रिलेशन से आएगी। देखो बेटा डेल्टा जी नोट इज इक्वल टू क्या पढ़ा आपने, माइनस आर टी नेचुरल लॉग के या माइनस 2.303 आर टी लॉग के। तो के इक्विलिब्रियम, अगर ये मैं कंडीशन लगा दी, देखो इफ के इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू 1 देन डेल्टा जी नोट निकालो, देखो क्या आएगा, सर 0 ही आएगा। 0 माइनस log 2.303 आर टी लॉग के की वैल्यू 1। तो लॉग बेस 10 1 की वैल्यू कितनी होती है, 0। अगर 0 से किसी को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी क्या हो जाएगा, 0 ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। तो आप ये कहोगे कि फॉर एनी रिएक्शन, मतलब अल्टीमेटली क्या नोट याद करोगे, नॉलेज क्लाउड क्या हुआ, फॉर एनी रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम डेल्टा जी रिएक्शन का 0 होगा, नॉट डेल्टा जी नॉट 0 मस्ट नहीं है, डेल्टा जी नॉट नॉट इक्वल टू 0। आर यू एग्री विद मी, फॉर एनी रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम डेल्टा जी 0 ऑलवेज, है ना। लेकिन ये नीचे तो नहीं हो सकता ना, डेल्टा जी नोट थोड़ी बोला है 0। हाँ, डेल्टा जी नोट सिर्फ एक ही कंडीशन में हो सकता है, कब, इफ equals to 1 इफ के इज इक्वल टू 1 आ जाए किसी भी रिएक्शन, इफ के इज इक्वल टू, तो डेल्टा जी तो 0 होगा ही, डेल्टा जी भी 0 एंड डेल्टा जी नोट भी 0। क्लियर, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू अगर के की वैल्यू 1 दे दें तो डेल्टा जी नोट भी 0 हो जाएगा। तो आपको दो रिलेशन याद करने हैं बेटा,
एक डेल्टा जी ऊपर वाला क्वेश्चन देखो, ये जिस चीज पे टिक करता जा रहा हूँ, इट मीन्स वो रिएक्शन आपको याद करते जाने, कंडीशन याद करती जानी है, ये वाली। दूसरी कंडीशन, सर हाँ बोलो। सर डेल्टा जी तो 0 ही रहेगा ना हमेशा? वो तो हमेशा रहेगा, वो तो ऑलवेज कर दिया ना, ये देखो, ये तो ऑलवेज कर दिया। और हम रट थोड़ी रहे हैं, हमें इक्वेशन बता रही है। डेल्टा जी तो ऑलवेज 0 है, ये देखो ऑलवेज 0, कोई भी रिएक्शन हो इक्विलिब्रियम पर ऑलवेज 0 है ना। लेकिन अगर k की वैल्यू 1 आ जाए, ये देखो मैथमेटिकली, अगर k का 1 आ जाए तो डेल्टा जी नोट भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 0। तो डेल्टा जी नोट की सिर्फ एक ही कंडीशन है, जब 0 होगा, वो कौन सा होगा, k is equals to 1। k इज इक्वल टू 1। ये आपको आप क्वेश्चंस करोगे ना, उसमें क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, तो वो कहेगा व्हेन डेल्टा जी नोट इज इक्वल टू 0 एट इक्विलिब्रियम, तो आप बोलोगे आंसर इफ k इज इक्वल टू 1। अगर k इज इक्वल टू नोट इक्वल टू 1 है तो फिर डेल्टा जी नोट 0 नहीं होगा, फिर क्या, सिर्फ कौन 0 रहेगा, डेल्टा जी रहेगा। डेल्टा जी। क्लियर है बेटा यहां तक ये रिलेशन? यस सर। लिख लिया, चलो आगे। यस सर। अब देखो बेटा, एक रिलेशन मैंने आपको पहले भी पढ़ाया, गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन, पिछली क्लास में याद हो तो आपको, गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन को भी तो रिलेट कर सकते हैं ना अपने। तो मैं लिख देता हूं रिलेशन, नेक्स्ट, वो इक्वेशन याद होगी, वहां से सारे रिलेशन निकाल भी लोगे। रिलेशन बिटवीन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंट्रोपी चेंज, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के आ गया, कोई सा भी के पी के सी कुछ भी, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, एंट्रोपी चेंज डेल्टा एस, एंड एंथैल्पी चेंज। एंथैल्पी चेंज डेल्टा एच नोट, डेल्टा एस नोट, इसमें रिलेशन निकालना है। तो बेटा देखो, एक तो ऐसा रिलेशन देखो जिसमें के आ रहा हो, तो के वाला रिलेशन निकालो, डेल्टा जी वाला, तो डेल्टा जी से ही तो सोल्व कर सकते हैं। तो क्या हो सकता है, एक रिलेशन देखो, अभी पढ़ा आपने, सिंस डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस आर टी नेचुरल लॉग के, एक इक्वेशन ये होगी बेटा। और एक हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन पढ़ो, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू, हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन क्या पढ़ी थी, डेल्टा जी का जो डेफिनेशन पढ़ा था, डेल्टा एच नॉट माइनस टी डेल एस नॉट। यूजफुल वर्क Yes. कितना होता है, जो एंथैल्पी चेंज होता है, जो एंट्रोपी वाला अनयूजुअल वर्क होता है, माइनस कर देते हैं। ये इक्वेशन सेकंड, ये सेकंड वाली कहां से आई, इसको कौन सी इक्वेशन बोलते हो आप, हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन। हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन। तो दोनों में डेल्टा जी नोट की वैल्यू तो आ रही है, इक्वेट कर दो। तो इक्वेटिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन बेटा इक्वेट कर दो, क्या इक्वेशन बन जाएगा देखो, फर्स्ट और सेकंड इक्वेट कर दिया तो आपके पास क्या बन गया देखो, डेल्टा एच नॉट माइनस टी डेल एस नॉट इज इक्वल टू, पहले या पहले वाला पहले ले लो, उससे क्या फर्क पड़ता है। तो रिलेशन निकालना, और रिलेशन देख के आपको अपने आप बातें समझ आ जाएंगी। पहला लिख रहे हो माइनस आर टी एल एन ऑफ के, एल एन ऑफ के इज इक्वल टू डेल्टा एच नॉट माइनस टी डेल्टा एस नॉट। नॉट, माइनस उधर ले जाएं तो उल्टे हो जाएंगे साइन, हमें तो log के साथ रिलेशन निकालना है ना, आर टी log के इज इक्वल टू, ये क्या रिलेशन आ जाएगा, डेल्टा एच माइनस टी डेल एस, तो ये हो जाएगा डेल्टा एच नॉट प्लस टी डेल्टा एस। ऐसे लिख देते हैं, टी डेल एस नॉट माइनस, साइन चेंज कर दिया मैंने, नेचुरल log के को यही रखते हैं, आर टी इधर ले जाते हैं, तो ये हो जाएगा टी डेल एस नॉट अपॉन आर टी, इधर भी हो जाएगा डेल्टा एच नॉट अपॉन आर टी।
क्लियर? यस सर। तो अगर Yes, आप sir. इवन log k के साथ रिलेशन आ गया, देखो इवन log k के साथ ये रिलेशन आ गया। अगर नेचुरल log k नहीं लेना चाहते हो, अगर आप ये लेना, t से t कैंसिल भी हो जाएगा, देखो ये वाला। तो अगर log k लेना चाहते हो बेस 10, तो log k इज इक्वल टू क्या रह गया बेटा, देखो डेल्टा एस नॉट 2.303 को दोनों जगह डिवाइड कर दो, 2.303 आर, इधर आ जाएगा माइनस डेल्टा एच नॉट 2.303 आर टी। ऊपर वाली इक्वेशन याद होंगी तो आप देखो के अंदर, एंट्रोपी के अंदर और एंथैल्पी में रिलेशन आ, तो आप ये रिलेशन निकाल सकते हो यहां से स्टार्ट करके, रिलेशन बिटवीन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, एंट्रोपी चेंज, एंथैल्पी चेंज। तो यहां से ये कर सकते हो। कर लो बेटा ये, फिर आगे चलते हैं। पहले दो रिलेशन याद हो गए तो दूसरे रिलेशन भी याद हो जाएंगे। हो गया सर। कर लिया बेटा, सभी ने कर लिया? यस सर। Yes, sir. बढ़ जाऊं आगे? Yes, sir. तो आपके पास एक रिलेशन बेटा ऊपर वाले रिलेशनों से ये आ गया। कुछ जगह पे आपको, मतलब बहुत रेयर है मेडिकल में, फिर भी मैं आपको नॉलेज क्लाउड के लिए बता देता हूँ। वैसे फिजिक्स में पढ़ोगे आप, हीट एनर्जी वर्क पढ़ोगे, तो मान लो आपको टोटल सी निकालना हो, सी मतलब हीट कैपेसिटी थी ना टोटल, तो जिस किसी के जितने भी नंबर ऑफ मोल हो और जो हीट कैपेसिटी है उनका सम करते जाना और डिवाइड कर देना टोटल, N1 प्लस N2, ये टोटल हीट कैपेसिटी आ जाएगी। मिक्स कर दिया है ना मिक्सचर की, ये हीट कैपेसिटी ऑफ मिक्सचर है, हीट कैपेसिटी ऑफ मिक्सचर। जैसे मैं कह दूं 2 मोल ऑफ एक गैस के, उसका हीट कैपेसिटी इतना है, 4 मोल दूसरे के इतना है, तो मिक्सचर कैसे निकालना, मिक्सचर ऑफ गैसेस। तो एक आप ये याद कर लेना, बाकी फिर नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे कि अगर इसको बोलते हैं पॉलीट्रोपिक प्रोसेस, अगर ये नाम कहीं देख लो। हाँ बोलो बेटा। सर यहाँ पे टोटल हीट कैपेसिटी जो है, जो मोलर हीट कैपेसिटी भी हो सकता है या स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी? नहीं नहीं, मोलर वाला, सी में मोलर ले रहे हैं, मोलर वाले, मोल जब भी यूज करते हो तो मोलर होती है, इसका मतलब ये मोलर हो। यहाँ पे स्पेसिफिक हीट की बात नहीं करेंगे, स्पेसिफिक हीट जो पर ग्राम लेते थे। वो तो ग्राम वाली है ना, या एन यूज कर रहे हो ना, तो ये मोलर। ओके सर, ओके। और अगर पॉलीट्रोपिक प्रोसेस आ जाए, मतलब ये वर्ड देख लेना, क्योंकि जैसे मैं सिर्फ आपको एक्स्ट्रा नॉलेज दे रहा हूँ, ये आपको कहीं ये वर्ड दिखे तो सी निकालना, तो ये फार्मूला लगा देना, सी CV प्लस आर अपॉन 1 माइनस एक्स। और हेयर जो एक्स होगा, हेयर एक्स इज द पावर ऑफ V इन एक्सप्रेशन, मतलब कंडीशन दी गई होगी ये, एक्सप्रेशन PV पावर x कांस्टेंट। एक कंडीशन दे रखा होगा कि PV पावर जो है इतना है, PV का पावर 1 हो, 2 हो, 3 हो, ये जो पावर होगी वो ऊपर वाले फार्मूले लिख देना है। तो इससे भी क्या है, कई बार आपको C निकालने का एक आधा क्वेश्चन जो है अगर कभी आ जाए, बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन आएगा, आता नहीं है जनरली, फिर भी क्या है कि हमारी तैयारी इतनी हाइट पे होनी चाहिए कि अगर हम उससे थोड़ा नीचे रह जाएं तो अपने आप ही वो नीचे वाले क्वेश्चन हमारे अपने आप ही सोल्व हो जाएंगे। तो 2 फार्मूले बेटा ये भी तैयार करना। सर पॉलीट्रोपिक प्रोसेस कौन से होते हैं? पॉलीट्रोपिक प्रोसेस जिसमें ऐसे कंडीशन दिया हो, जैसे हमने तो अभी तक पीवी गामा पढ़ा नहीं है, पीवी गामा, यस सर। पीवी पढ़ा है या पीवी कांस्टेंट पढ़ा है, तो अगर आपको वो पीवी गामा ना देके कोई वैल्यू दे दे, जैसे पीवी की पावर 3 है, कहता है ऐसे चेंज हो रहा है प्रेशर, पीवी का पावर 3 या पीवी का पावर 4 या 2 या 1 कुछ भी दे दे, तो अगर ऐसी कंडीशन दे दे आपको, इसका मतलब वो आइडियल गैस नहीं है, क्योंकि आइडियल गैस होता तो क्या होता, वो पीवी कांस्टेंट होता, और वो क्या है कि आइडियल नहीं है, नॉन आइडियलिटी है, और कैसी नॉन आइडियलिटी है वो आपने कंडीशन दे दी। तो आपको ये चीज देखनी है
ऐसा एक प्रॉब्लम भी करवा दूंगा मैं। अगर ऐसा कुछ दिख रहा है कंडीशन, वहां सी निकालना पड़े, तो ये फार्मूला यूज कर लेना, C इज इक्वल टू CV प्लस R अपॉन 1 माइनस एक्स। एक्स लिख देना, 1 माइनस एक्स से आपने उसको निकाल। कर लिया बेटा? यस सर। यस सर। यस सर। देखो अब ये हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा फार्मूलेशन आ गए। तो अल्टीमेटली ये चैप्टर जो बेटा हम चले थे वो एक्चुअली 3 लॉ पे था। नेट सेल रिजल्ट जो हमारा है, नेट सेल रिजल्ट जो हमारा है इसका, नेट सेल बाद में करवाते हैं, कुछ प्रॉब्लम करवा देते हैं, चलो लिख देते हैं आगे। नेट सेल रिजल्ट जो है ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, शॉर्टकट में पूरा चैप्टर में आपको 2 लाइनों में समझाता हूँ, पूरा चैप्टर 2 या 3 लाइन में। ये 3 लॉ पर बेस्ड है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कौन सा लॉ था बेटा? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एनर्जी कंजर्वेशन लॉ ही तो था। यस सर। चेंज इन एनर्जी इक्वल्स टू मतलब जनरली तो हम यही बोलेंगे ना बेटा, एनर्जी कंजर्वेशन लॉ था। हाँ, इवन अब आपने ये और पढ़ लिया कौन कौन सी वाली एनर्जी कंजर्व होती है। तो आपने बोला था कि जो आपका ये वर्क है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो होता है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू चेंज इन हीट फ्लो प्लस चेंज इन वर्क के सम के बराबर होता है। और ये जो होते हैं नॉन एग्जैक्ट इन एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन होते हैं। ये एग्जैक्ट मतलब पहले वाला स्टेट फंक्शन होता है, बाकी दोनों पाथ फंक्शन होते हैं। या आपने उसे से लिखा था कि जो टोटल इंटरनल एनर्जी चेंज होता है हमारा, वो हीट फ्लो और वर्क डन के इक्वल होता है। कौन कौन सी, मतलब इससे ये पता लगता है कि कौन कौन सी वाली एनर्जी कंजर्व होती है बेटा। तो कौन कौन सी एनर्जी कंजर्व हुई थी? इंटरनल एनर्जी, हीट, इंटरनल एनर्जी, हीट एंड वर्क, यही था। फिर सेकंड पॉइंट क्या है हमारा? सेकंड लॉ आता है। सेकंड लॉ बताया था पिछली क्लास में मैंने बेटा, आपको याद है? वो सेकंड लॉ क्या था? एनर्जी कंजर्व होती है। चलो क्या सारा मामला एनर्जी का है। तो सेकंड लॉ हमने क्या पढ़ा था? सर यूनिवर्स की एंट्रोपी कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रही है। हाँ, ये तो एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में, ये तो एक साइंटिस्ट की लैंग्वेज थी। उसने बोला कि कोई भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस करते हैं तो एंट्रोपी यूनिवर्स का कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रहा है। एक्चुअली में उसका फिजिकल मीनिंग क्या था कि कोई भी ऐसा प्रोसेस हम कर ही नहीं सकते कि जिसके अंदर कौन सी एनर्जी को, जितनी भी हमारी एंथैल्पी है उसको, टोटल एनर्जी को हम किस में कन्वर्ट कर दें? यूजफुल वर्क में, यूजफुल वर्क में। कुछ वर्क जो होगा वो डिस्टर्बेंस में जाएगा ही जाएगा, यही तो था ना। तो हमने कहा था कि इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट एन इंजन विच कैन गिव 100% एफिशिएंसी, है ना। बिकॉज जब भी आप करोगे तो ये था इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट एन इंजन ऑफ 100% एफिशिएंसी, या कोई भी ऐसी मशीन, इंजन जरूरी नहीं है, मशीन कोई भी ऐसा। तो बिकॉज ऐसा क्यों होता था? ड्यू टू डिस्ट्रॉय ऑफ एनर्जी इन डिस्टर्बेंस, जिसको आप एंट्रोपी बोलते हो। मैं मतलब सिंपल लैंग्वेज में लॉ समझा रहा हूं आपको, इसमें पढ़े हम सिंपल लैंग्वेज में वो लॉ है क्या? डिस्ट्रॉय ऑफ एनर्जी इन, कोई प्रोसेस होगा तो डिस्टर्बेंस तो होगी ना। मान लो आप डांस ही कर रहे हो, प्रोसेस कर रहे हो, तो डांस में हाथ तो हिलाओगे ही ना, एनर्जी तो इधर उधर कुछ ना कुछ तो डिस्ट्रॉय होगी। तो इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट एन इंजन ऑफ 100% एनर्जी ड्यू टू डिस्ट्रॉय ऑफ एनर्जी इन डिस्टर्बेंस। और उसको हमने किस फार्मूले से लिखा था? यूजफुल एनर्जी से। क्या कहा था कि अगर यूजफुल एनर्जी हमें सिर्फ इतनी मिल सकती है, कितनी? डेल्टा जी इज इक्वल टू, मिलनी चाहिए थी डेल्टा एच, लेकिन उसमें डिस्ट्रॉय कितनी होगी? ये एनर्जी आपको कभी भी नहीं मिल पाएगी। ये कौन सी एनर्जी है? अनअवेलेबल, जो एंट्रोपी की फॉर्म में डिस्टर्ब होती है।
और ये सिर्फ हमें क्या मिलेगी, जो अवेलेबल मतलब यूजफुल एनर्जी, और ये हम थ्योरेटिकली जो सोच रहे हैं वो एनर्जी है। तो डेल्टा जी जी तो समझ आ गया अब सेकंड लॉ बेटा, यही तो है ना। फिर आपने एंथैल्पी जो पढ़ी थी और गिब्स फ्री एनर्जी और एंट्रोपी पढ़ी थी, क्लियर। अब सपोज आपसे कोई ये कहे, लास्ट आता है बेटा थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पर अगर अपने आते हैं, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स वो क्या कहता है, वो कहता है कि मान लो आपको 100% एफिशिएंसी वाला इंजन चाहिए, तो एंट्रोपी कितनी करनी पड़ेगी आपको, 0। और 0 एंट्रोपी किस टेम्परेचर पर हो सकती है, 0 केल्विन। 0 केल्विन पर, मतलब 0 केल्विन पे। तो वो कब हो सकता है, हम उसको कैसा बोल सकते हैं हम, कि भाई इसलिए उसने बोला कि भाई एक परफेक्ट अगर आप बनाना चाहते हो, तो उसने अपनी सार्केज्म बोला। साइंटिस्ट अपना जो स्टेटमेंट देते हैं ना, वो सीधे सीधे नहीं देते, वो बात वो घुमा फिरा के बात करते हैं। वो कहता है एंट्रोपी ऑफ एन आइडियल क्रिस्टलाइन सॉलिड। कहता आप ये मानते हो ना कि सॉलिड के पार्टिकल तो बिल्कुल हिलते ही नहीं है, आप आइडियल सॉलिड ले लो जिसके पार्टिकल में आपको लग रहा है मूवमेंट होता ही नहीं है। तो कहता है एंट्रोपी ऑफ एन आइडियल क्रिस्टलाइन सॉलिड इज 0। वो कहता है उसके अंदर भी कुछ ना कुछ डिस्टरबेंस है, वो डिस्टरबेंस 0 है, लेकिन वो 0 कब होगा, एट एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर। एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर का मतलब होता है 0 केल्विन। लेकिन ये कैसे हो पाएगा बेटा, क्योंकि 0 केल्विन टेम्परेचर तो हो ही नहीं सकता किसी भी प्लेनेट का। अगर 0 केल्विन टेम्परेचर हो गया तो फिर तो कुछ रहेगा ही नहीं, सब कुछ खत्म हो जाएगा। सब कुछ खत्म हो जाएगा तो प्रोसेसेस किसके लिए होंगे। बट इसलिए वो कहता है ऐसा हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है, करके देख लो। कहता डेल्टा जी इजिकल टू क्या होता है, डेल्टा एच माइनस टी डेल एस। अगर टी की वैल्यू कितनी कर दूं मैं, 0, तो डेल्टा जी कितना हो जाएगा, किसके बराबर आ जाएगा, डेल्टा एच। तो ये कितनी एफिशिएंसी होगी, 100%। बट इट इज नॉट पॉसिबल, बट नॉट प्रैक्टिकल, पॉसिबल बट नॉट पॉसिबल। समझ गए। तो थर्ड लॉ ऑफ एंट्रोपी का क्या आ गया बेटा, ये थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है एंट्रोपी खत्म कर देना। एक क्रिस्टलाइन सॉलिड की, आप सॉलिड में ये मान के चलते हो कि उसमें कुछ होता ही नहीं है मूवमेंट, लेकिन अंदर तो उसमें भी होते हैं, लेकिन उस मान भी लो कि उसको भी अगर 0 करना है तो उसको हम एक ही टेम्परेचर पर कर सकते हैं, और वो कौन सा टेम्परेचर है, 0 केल्विन टेम्परेचर। तो एंट्रोपी ऑफ एन आइडियल क्रिस्टलाइन सॉलिड इज 0 एट 0 एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर, मतलब 0 केल्विन। तो उसको ये स्टेटमेंट दिया उसने थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो ये करो बेटा, एक मिनट नोट करो और देखो, किसमें जो डाउट होता है तो मेरे से पूछो। जस्ट अभी 1 मिनट आता हूँ। समझ गए बेटा तीनों लो। यस सर। हो गया ये, चलो आगे। यस सर। यस सर। अब क्या है कि सपोज हमें किसी रिएक्शन का स्पॉन्टेनियस टेम्परेचर निकालना है, प्रॉब्लम्स पर बात करते हैं। सपोज हमें कहना है कि भाई किस टेम्परेचर पर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगी, तो कैलकुलेशन ऑफ टेम्परेचर,
ये करते देखो, कैलकुलेशन ऑफ टेम्परेचर above or below which process is spontaneous. Process is spontaneous. इसका कैलकुलेशन सीखते हैं। देखो केस फर्स्ट लिखते हैं। केस फर्स्ट है इफ एक इक्वेशन लिखते हैं पहले। हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन क्या है? हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन पढ़ा आपने? हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन है डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल एस। ठीक है बेटा। अगर इक्विलिब्रियम होगा तो एट इक्विलिब्रियम क्या होगा? डेल्टा एच इक्वल टू टी डी एल एस। डेल्टा जी जीरो हो जाएगा इक्विलिब्रियम पर। डेल्टा जी जीरो हो जाएगा तो डेल्टा एच इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, या टी डेल एस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? डेल्टा एच। डेल्टा एच। तो टी इज इक्वल टू क्या आएगा बेटा? डेल्टा एच अपॉन डेल्टा एस। डेल्टा एच अपॉन डेल्टा। अब अगर केस फर्स्ट ले लें, जैसे केस फर्स्ट है आपका, केस फर्स्ट में यहां तक तो हमने लिख दिया। अब सर ये अगर हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन जो होती है स्टैंडर्ड कंडीशंस वाली ही होती है सिर्फ, या फिर नॉर्मल वाली भी इंक्लूड हो सकती है? नॉर्मल वाली भी इंक्लूड है बेटा। जो भी ये रिलेशन आएगा ना डेल्टा जी डेल्टा एच के बीच, एंट्रोपी एंथैल्पी और गिब्स फ्री एनर्जी के बीच, उसको हम हेल्महोल्ट्ज बोलेंगे। चाहे स्टैंडर्ड वाली ले लो चाहे वैसे ले लो। अब बेटा आपके पास डेल्टा जी इज इक्वल डेल्टा एच माइनस टी डेल एस आ गया, और इक्विलिब्रियम पर डेल्टा जी जीरो होता है, तो टी डेल एस इज इक्वल टू डेल एच होना चाहिए। टी इज इक्वल टू डेल एच अपॉन डेल एस आ गया। अब इस टेम्परेचर में इफ साइन ऑफ डेल्टा एच एंड डेल्टा एस, साइन ऑफ डेल्टा एच एंड डेल्टा एस आर पॉजिटिव, साइन भी तो चेक करने की पड़ेंगे ना मैथमेटिकली। साइन ऑफ डेल्टा एच और डेल्टा एस आर पॉजिटिव, तो पॉजिटिव है तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, हमें पॉजिटिव ही रखा हुआ है यहाँ पर। ठीक है। इसके बाद अब साइन ऑफ पॉजिटिव होंगे तो अब एक चीज नोट करो, इस टेम्परेचर के अबोव, अगर ये पॉजिटिव है तो अबोव दिस टेम्परेचर, ये जो टेम्परेचर आया अब याद रखना न्यूमेरिकल में, अबोव दिस टेम्परेचर प्रोसेस या रिएक्शन जो भी है इज स्पॉन्टेनियस। सीधा फार्मूला याद हो जाएगा, above this process, above this temperature process is spontaneous। क्यों बेटा? इस दिस प्रोसेस में स्पॉन्टेनियस क्यों हुआ? क्योंकि आ जाओ ना इस इक्वेशन पे वापस। क्यों? डेल्टा जी इज इक्वल टू होता है डेल्टा एच माइनस टी डेल एस, है ना। अगर इस टेम्परेचर से ऊपर वाला टेम्परेचर होगा ये, तो ये चीज डोमिनेंट हो जाएगी ना। अभी इस टेम्परेचर पर तो टी डेल एस की वैल्यू किसके बराबर है? डेल्टा एच के बराबर है। और अबो दिस टेम्परेचर क्या होगा? अबो दिस टेम्परेचर पर तो टी डेल एस ग्रेटर देन डेल्टा एच हो जाएगा। और टी डेल एस का साइन क्या है ऊपर देखो इक्वेशन में? नेगेटिव। नेगेटिव, तो डोमिनेंट हो गया ना ये। इसका साइन मैथमेटिकली अगर डोमिनेंट हो गया टी डेल एस, तो डेल्टा जी का साइन क्या आ जाएगा? नेगेटिव। तो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस हो गया ना। स्पॉन्टेनियस। समझ आ गई बात? Spontaneous. अगर पहला केस लिया है कि इफ साइन ऑफ डेल्टा एच और डेल्टा एस, मतलब डेल्टा एच और डेल्टा एस का साइन जो है वो पॉजिटिव, देन ये फार्मूला यूज कर सकते हो कि टेम्परेचर इज इक्वल टू डेल्टा एच अपॉन डेल्टा एस। इस टेम्परेचर पर इक्विलिब्रियम होगा, और इस टेम्परेचर से ऊपर टेम्परेचर आएगा तो टी डेल एस की वैल्यू डोमिनेंट हो जाएगी नेगेटिव साइन वाले की, और डेल्टा जी नेगेटिव आ जाएगा, प्रोसेस स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। डेल्टा जी नेगेटिव हो गया। क्लियर? किसी को डाउट? नो सर। नो सर। कर लो बेटा फिर। सर हम्म। सर एक बार ये आपने जो बोला एंड में एक बार और बोल दीजिए। मैंने बेटा ये इक्वेशन को देखते हुए बोला है। मैंने बोला कि डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल एस होता है,
होता है कि नहीं होता? मैथ से सोचो, रटना मत, रटोगे तो कोई काम नहीं, फिर तो मामला जीरो है। तो मैथ की तरह सोचो, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल एस होता है ना। यस सर। अब इक्विलिब्रियम पर क्या हो जाता है, डेल्टा जी की वैल्यू जीरो होती है। यस सर। अगर डेल्टा जी की वैल्यू यहाँ मैं जीरो रख दूं तो बेटा डेल्टा एच और टी डेल एस इन दोनों की वैल्यू बराबर आ जाएगी ना। अच्छा अच्छा, ओके सर, ओके। अब टी की वैल्यू निकाल लेना। इस टेम्परेचर पर तो दोनों की वैल्यू बराबर है, डेल्टा एच अपॉन डेल्टा एस पर। लेकिन इस टेम्परेचर से ज्यादा लूंगा तो टी डेल एस की वैल्यू ज्यादा आ जाएगी ना। यस सर। अबो दिस टेम्परेचर प्रोसेस स्पॉन्टेनियस क्यों कह रहा हूं, क्योंकि अबो दिस टेम्परेचर ये वाली वैल्यू क्या आ जाएगी, ये ज्यादा आ जाएगी सर। ज्यादा आ जाएगी। तो वापस फर्स्ट वाली इक्वेशन में आ जाओ, तो जब ये ज्यादा हो गई तो साइन तो इसी का आएगा ना। हाँ सर, यस सर। डेल्टा जी का साइन नेगेटिव होगा, प्रोसेस क्या आ जाएगा, स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस। अब सारी कहानी छोड़ो, सीधा स्पॉन्टेनियस प्रोसेस निकालना हो तो फार्मूला यूज करो ये वाला, T इज इक्वल टू डेल्टा एच अपॉन डेल्टा एस निकाल लो। इस टेम्परेचर के ऊपर जो आएगा तो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा, इसी टेम्परेचर पर आएगा तो इक्विलिब्रियम होगा, और इससे नीचे होगा तो क्या प्रोसेस हो जाएगा, नॉन स्पॉन्टेनियस। क्लियर? यस सर, क्लियर है। अब देखो मैं इसी केस को ऐसे लिख दूं बेटा कि इफ साइन ऑफ डेल्टा एच एंड डेल्टा एस आर नेगेटिव, तो जो ये टेम्परेचर निकालोगे बेटा T इज इक्वल टू डेल्टा एच अपॉन डेल्टा एस, इसके बिलो टेम्परेचर पर प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा। अबो नहीं, यहां तो अबो लिखा था आपने, अब क्या लिख रहा हूं मैं, बिलो दिस टेम्परेचर प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस। मैं जो बोल रहा हूं ना, ये सब मैथ बोल रही है सामने, जो मेरे सामने रखी हुई है। प्रोसेस इज तो फिर स्पॉन्टेनियस, स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। प्रोसेस इज बिलो दिस टेम्परेचर। अगर स्पॉन्टेनियस इस टेम्परेचर से कम पर स्पॉन्टेनियस होगा, अगर ज्यादा कर दिया ना अब मैंने इस टेम्परेचर से, तो क्या हो जाएगा प्रोसेस, नॉन स्पॉन्टेनियस। क्योंकि बेटा आपके साइन दोनों के अपोजिट है, और साइन अपोजिट, साइन दोनों के नेगेटिव हैं। साइन कैसे आ रहे हैं, नेगेटिव। अगर नेगेटिव साइन हो गया तो इक्वेशन तो उलट गई ना, ऊपर वाली इक्वेशन तो उलट जाएगी। जब डेल्टा एस नेगेटिव रखूंगा तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, और डेल्टा एच नेगेटिव हो जाएगा, मैथमेटिकल वैल्यू में फर्क पड़ जाएगा। तो वे T तो पॉजिटिव ही आ जाएगा ना। हाँ, डेल्टा जी पॉजिटिव तो अबो दिस टेम्परेचर आएगा ना, बिलो पे थोड़ी आएगा। अब मैंने क्या लिखा है, इफ साइन ऑफ डेल्टा एच एंड डेल्टा एस आर नेगेटिव, तो ये फार्मूला तो आपको याद है, T इज इक्वल टू डेल्टा एच अपॉन डेल्टा एस, बिलो दिस टेम्परेचर प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस, बिलो दिस टेम्परेचर प्रोसेस स्पॉन्टेनियस। अबो करोगे तो साइन किसका आएगा, अगर अबो सोचा तो अबो में तो यही कंडीशन आएगी टी डेल एस, लेकिन टी डेल एस का साइन तब यहाँ नेगेटिव नहीं होगा, तब क्या आएगा यहाँ पर, यही वाली चीज यहाँ लगाओ। अगर बिलो की जगह मैं अबो कर देता, इसी चीज को मैं ऐसे लिख देता, और अबो दिस टेम्परेचर, अबो लिख दिया हमने, अबो दिस टेम्परेचर प्रोसेस इज नॉन स्पॉन्टेनियस। नॉन स्पॉन्टेनियस। क्यों? सर बिकॉज जब फिर टी डेल्टा एस का बिकॉज डोमिनेट टी हो जाएगा पॉजिटिव डोमिनेट हो साइन। गया डेल्टा एच के, लेकिन साइन इसका नेगेटिव है और इसका भी नेगेटिव है साइन का, लेकिन ऑलरेडी साइन जो था नेगेटिव तो फार्मूले में होता ही है। फार्मूले से सोचो टी डेल एस, आप देखो, अब इसको थोड़ा सा और सोचो आप, गेम सारा मैथमेटिक्स का है, इसलिए दुनिया में लाइफ में मैथमेटिक्स बहुत जरूरी है, कैलकुलेशंस बहुत जरूरी है। डेल्टा जी इज इक्वल टू आपका फार्मूला तो ये रटा हुआ है आपने, डेल्टा एच माइनस टी डेल एस। मैंने कह दिया साइन चेंज कर दो, साइन नेगेटिव है दोनों के ही, तो अब फार्मूला क्या बन जाएगा, डेल्टा एच ये नेगेटिव और डेल्टा एस नेगेटिव, तो अब ये नेगेटिव और नेगेटिव क्या हो गया, पॉजिटिव। पॉजिटिव। तो टी डेल एस क्या बन रहा है अब आपका, जो डोमिनेंट हो रहा है पॉजिटिव। पॉजिटिव, तो प्रोसेस क्या हो गया, नॉन स्पॉन्टेनियस। नॉन स्पॉन्टेनियस। बट अगर बिलो दिस टेम्परेचर रखूंगा तो फिर प्रोसेस क्या हो जाएगा, स्पॉन्टेनियस। तो सिंपली बेटा आपने तो क्या एक फार्मूला याद करना है, कौन सा फार्मूला है, थर्मल में ऊपर एक मतलब
मतलब डेल्टा जी इक्वल 0 पुट किया था तब तो इक्विलिब्रियम में था, तो फिर नीचे ये स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस होगा, तो फिर इक्विलिब्रियम कैसे आएगा? इक्विलिब्रियम बेटा स्पॉन्टेनियस इक्विलिब्रियम थोड़ी होता है, वो तो सेंटर पॉइंट इक्विलिब्रियम ले रहे हैं, उससे हम आगे सोच रहे हैं। स्पॉन्टेनियस का मतलब तो फॉरवर्ड डायरेक्शन होती है, बैकवर्ड का मतलब ये क्या नॉन स्पॉन्टेनियस का मतलब बैकवर्ड डायरेक्शन जा रही है। इक्विलिब्रियम लेके डेल्टा एच इक्वल टू टी डेल्टा एस रखा, फिर उसके बाद वो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस कैसे हो सकता है फिर? अरे वो तो बेटा मैंने रखा है कि ये टेम्परेचर अगर टी सिर्फ टी टेम्परेचर निकालोगे तभी तो इक्विलिब्रियम आएगा, डेल्टा एच अपॉन डेल्टा एस आएगा। मैं टी थोड़ी बोल रहा हूँ टेम्परेचर, सपोज 250 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर इक्विलिब्रियम बोल दिया मैंने। अब मैं कह रहा हूँ इससे ज्यादा टेम्परेचर 350 रखोगे, मैथ भी तो कोई चीज होती है, 350 रखोगे तो अबो बिलो का मतलब तो है कुछ। अबो का मतलब है इससे ऊपर वाला, इससे ज्यादा टेम्परेचर कर दिया आपने तो। चलो अब मैं दूसरे इस तरह के जो बच्चे हैं उनके लिए फिर मैं दूसरी बात देता हूँ, जिनको मैथमेटिक्स जिनके बस का काम नहीं है उनके लिए देखो, अब उनके लिए बड़ी मुश्किल हो सकती है। तो सीधा फार्मूला याद रखना, T इज इक्वल टू, क्या याद रखोगे फार्मूला? T इज इक्वल टू क्या बताया था? डेल्टा एच अपॉन डेल्टा एस, ये रट लेना पहले फार्मूला। T इज इक्वल टू डेल्टा एच अपॉन डेल्टा एस, और T इज इक्वल टू डेल्टा एच अपॉन एस में अगर इन दोनों के साइन पॉजिटिव हो, डेल्टा एच भी पॉजिटिव हो और डेल्टा एस भी पॉजिटिव हो, तो जो आपने टेम्परेचर ये लिया है अबो दिस टेम्परेचर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कर देना। अबो टी, अबो का मतलब इसके ऊपर नहीं कह रहा मैं, उससे ऊपर का मतलब ये टी टेम्परेचर नहीं है जैसे मैंने अभी लिखा 250 नहीं है, 250 से ऊपर जैसे 251, 252, 253 ये होता है अबो। अबो दिस टेम्परेचर प्रोसेस स्पॉन्टेनियस। और अगर आपके दोनों के साइन नेगेटिव हो, एग्जाम में दिए जाएं, डेल्टा एच डेल्टा एस दोनों नेगेटिव हो, पॉजिटिव हो तो टी से ऊपर वाला टेम्परेचर ले लेना स्पॉन्टेनियस के लिए, नेगेटिव हो तो क्या याद रखोगे? बिलो दिस टेम्परेचर स्पॉन्टेनियस होगा प्रोसेस। इससे आसान कुछ नहीं हो सकता बेटा स्पॉन्टेनियस। सर पर अगर डेल्टा एच और डेल्टा एस दोनों ही नेगेटिव होंगे तो टी तो टी है वो तो ओवरऑल पॉजिटिव हो जाएगा। टेम्परेचर तो पॉजिटिव ही होंगे बेटा, टेम्परेचर को कौन नेगेटिव कह रहा है? तो टेम्परेचर नेगेटिव तो होते ही नहीं है, 0 केल्विन से ऊपर ही होंगे। डेल्टा जी का साइन देखना होता है। पता नहीं क्या क्वेश्चन कर रहे हो यार आप, आपके दिमाग में क्यों नहीं जा रहा मुझे समझ नहीं आ रहा। आप नहीं जा रहा कोई बात नहीं, आप ये यूज करो, आपको प्रोसेस स्पॉन्टेनियस देखना है ना, तो टेम्परेचर नोट करो, आप टेम्परेचर निकालो, कैलकुलेट करो डेल्टा एच को डेल्टा एस से साइन करके, मान लो 250 आता है तो 200 से ऊपर टेम्परेचर जो भी होंगे उनके ऊपर जो रिएक्शन दी रखी होगी ऊपर वो स्पॉन्टेनियस हो जाएगी। और अगर डेल्टा एच और डेल्टा साइन की किसी रिएक्शन के लिए साइन नेगेटिव दे रखे हैं तो उसके नीचे वाले टेम्परेचर को रिपोर्ट करोगे, वहां प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगी। याद कर लेना ऐसे। और भी बच्चों की ये प्रॉब्लम हो सकती है, कई बच्चों को मैथ दिमाग में बैठती ही नहीं, प्लस प्लस माइनस माइनस वाला चक्कर फंसता नहीं है उनके माइंड में ना, तो वो इससे कर लेना, कोई इश्यू नहीं है। हमारा पॉइंट ये है कि क्वेश्चन हमारा क्लियर होना चाहिए, एग्जाम में क्वेश्चन आए वो क्लियर होना चाहिए। क्लियर? यस सर। यस। अब जिसकी कसर रह भी गई है वो अभी न्यूमेरिकल दूंगा तो वो भी क्लियर हो जाएगी, टेंशन मत लेना कोई। सर हाँ सर डेल्टा जी नॉट पे स्पॉन्टेनिटी क्यों नहीं चेक करते? डेल्टा जी नोट की स्पॉन्टेनिटी होती है ना जब टेम्परेचर लेते हैं तब। सर तो हमने तो यही देखा ना कि डेल्टा जी ऑफ रिएक्शन नेगेटिव है तभी स्पॉन्टेनियस, डेल्टा जी नॉट से तो बात हमने करी नहीं। डेल्टा जी नोट तो एक पार्टिकुलर टेम्परेचर और पार्टिकुलर कंडीशन की बात होती है ना, और जरूरी थोड़ी है रिएक्शन उसी कंडीशन पे करें। यस सर। रिएक्शन तो अलग अलग कंडीशन पे अलग अलग जगह पे करा सकते हो। जो कश्मीर में करवा के आ रहे हो आप एक रिएक्शन, उसी रिएक्शन को आप यूनिवर्सिटी में, दिल्ली की यूनिवर्सिटी में कर रहे हो, तो दोनों की कंडीशन सेम नहीं है ना। नो सर। तो इसलिए हर कंडीशन को चेक करना चाहिए ना हमें। यस सर, तो हमने इसलिए डेल्टा जी ऑफ रिएक्शन ले लिया टोटल। हाँ डेल्टा जी ऑफ रिएक्शन लिया। अच्छा ओके सर। सपोज, अच्छा इसका मतलब अगर डेल्टा जी और डेल्टा एच का साइन अपोजिट हो तो, अभी तो मैंने ऊपर दोनों केसेस बताए हैं आपको कि डेल्टा जी का साइन
और डेल्टा एच का साइन, तो टेम्परेचर का बेटा कोई रोल ही नहीं होता। इफ साइन ऑफ एंथैल्पी एंड एंट्रोपी आर अपोजिट, मतलब एक प्लस है दूसरा माइनस है। इफ साइन ऑफ डेल्टा एच एंड डेल्टा एस आर अपोजिट देन spontaneity does not depends upon temperature, does not depend upon temperature। तब तो कोई रोल ही नहीं आएगा। कैसे, देखो मैंने पहले करवा रखा है आपको वैसे ये पॉइंट, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल एस है। सपोज देखो, अगर डेल्टा एच पॉजिटिव है और डेल्टा एस नेगेटिव है तो डेल्टा जी ऑलवेज क्या आएगा, पॉजिटिव। पॉजिटिव आएगा ना, किया था पहले। तो टेम्परेचर का कोई रोल ही नहीं है, ऑलवेज पॉजिटिव प्रोसेस, ऑलवेज नॉन स्पॉन्टेनियस। नॉन स्पॉन्टेनियस। अगर दोनों का साइन डेल्टा एच पॉजिटिव और डेल्टा एस नेगेटिव है तो नेगेटिव नेगेटिव, ये साइड भी पॉजिटिव हो जाएगी, वो भी पॉजिटिव, डेल्टा जी पॉजिटिव आएगा। इसी टाइप से ऐसे भी तो लिख सकते हो, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल एस। डेल्टा एच नेगेटिव हो जाए और डेल्टा एस पॉजिटिव हो जाए तो ये फिर देखो पॉजिटिव नेगेटिव, ये क्या हो गया नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, तो डेल्टा जी ऑलवेज क्या होगा, नेगेटिव। नेगेटिव। ऑलवेज नेगेटिव होगा तो प्रोसेस ऑलवेज क्या हो जाएगा बेटा, स्पॉन्टेनियस। ऑलवेज स्पॉन्टेनियस। तो इसका मतलब टेम्परेचर का फर्क पड़ता कब है स्पॉन्टेनिटी पर और कब नहीं पड़ता है, ये आपके एग्जाम के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। व्हेन वी कैन से दैट temperature affect the spontaneity and when we can say that temperature does not affect the spontaneity, तो क्या कंडीशन है, वो है साइन है बेटा। इसके साइन डेल्टा एच मतलब एंथैल्पी और एंट्रोपी के साइन है। एंथैल्पी एंड एंट्रोपी के साइन अगर अपोजिट होंगे तो फिर हमें टेम्परेचर का कोई रोल नहीं देखना। अगर अपोजिट में डेल्टा एच पॉजिटिव आता है और डेल्टा एस नेगेटिव तो ऑलवेज नॉन स्पॉन्टेनियस। और ये रूल ही पढ़ के आए, तो थर्ड लॉ ही है, जब एंट्रोपी बढ़ती है डेल्टा एस का मतलब क्या है, डेल्टा एस पॉजिटिव का मतलब क्या है, एंट्रोपी बढ़ रही है। और डेल्टा एच नेगेटिव का क्या मतलब है, एनर्जी कम हो रही है। तो हमेशा डेल्टा जी क्या आएगी, नेगेटिव। प्रोसेस ऑलवेज स्पॉन्टेनियस, तो नेचुरल प्रोसेस यही तो होते हैं। या गर्मी हो चाहे सर्दी हो, पानी तो पहाड़ से नीचे ही गिरेगा। ऐसा नहीं है कि गर्मियों में ऊपर से नीचे गिरे, सर्दियों में नीचे से ऊपर चढ़ने लग जाए। टेम्परेचर का कोई रोल नहीं है, वो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है। क्योंकि ऊपर से पानी जब नीचे आएगा तो फैलेगा, मैंने उस दिन भी एग्जांपल बताया आपको, एंट्रोपी बढ़ेगी। और डेल्टा एच जो होगा वो एनर्जी mgh, हाइट कम हो रही है तो एनर्जी कम होगी। तो जिस प्रोसेस में एनर्जी कम होती है और एंट्रोपी बढ़ती है वो प्रोसेस ऑलवेज स्पॉन्टेनियस है, वहां पर टेम्परेचर का कोई रोल नहीं है। तो टेम्परेचर का रोल है कब बेटा, स्पॉन्टेनिटी पर। टेम्परेचर का रोल है डेल्टा एस हैव सेम साइन। दोनों के साइन सेम हो, दोनों के साइन सेम हो। और उसमें मैंने निकालना सिखाया आपको, दोनों के साइन पॉजिटिव है तो जो टेम्परेचर कैलकुलेट करके निकालो डेल्टा एच अपॉन डेल्टा एस से, उस टेम्परेचर से अबो टेम्परेचर पर प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा। और अगर दोनों के साइन नेगेटिव है तो उसके टेम्परेचर से बिलो टेम्परेचर पर प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा। आपको क्लियर? यस सर। अब देखो मैं कुछ आपसे प्रॉब्लम शेयर करता हूँ। प्रॉब्लम शेयर, ये लिख लिया सभी ने, ये कर लिया नोट डाउन? यस सर। देखो, हो सकता है जिनको पहले मैथमेटिकली प्रॉब्लम आ रही थी, कुछ स्टूडेंट्स पूछ भी रहे थे, उनका प्रॉब्लम अब रिमूव हो जाए जब उनके सामने डेटा पड़े होंगे। सपोज एक क्वेश्चन दिया गया, हमें बोला गया कि फॉर मेल्टिंग ऑफ आइस, फॉर melting of ice at 25 degrees Celsius, the enthalpy of fusion, enthalpy of fusion is 6.97 kilojoule per mole. Entropy of fusion
entropy of fusion is 25.4 joule per Kelvin per mole, and free energy change is minus 0.6 kilojoule per mole. Predict whether the melting of ice is number 1 non-spontaneous, number 2 spontaneous, number 3 at equilibrium, और नंबर 4 नॉट प्रेडिक्टिंग। ये बेटा हमें प्रॉब्लम दिया गया है। तो देखो सबसे पहले हम प्रोसेस क्या देखना चाहते हैं बेटा, प्रोसेस क्या देखना चाहते हैं, मेल्टिंग ऑफ आइस। इसका मतलब एग्जांपल लिखता हूं, सॉल्यूशन लेता हूं। मैं देखना चाह रहा हूं ये मेल्टिंग ऑफ आइस, H2O पहले सॉलिड है, और मैं देखना चाहता हूं कि मेल्टिंग ऑफ आइस जो है H2O लिक्विड में कन्वर्ट करना चाहता हूं, और ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियस हो रहा है, अपने आप हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये कंडीशन दे रखी है। मुझे दिया क्या है, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन मतलब डेल्टा H दे दिया। अब डेल्टा H की वैल्यू कितनी दी है, देखो 6.97 किलो जूल पर मोल, ये दिया हुआ ना डेल्टा H। और डेल्टा S कितना दिया हुआ, देखो एंट्रोपी 25.4 जूल पर केल्विन पर मोल, और डेल्टा G भी दे रखा है। डेल्टा G दिया है मुझे माइनस 0.6 किलो जूल पर मोल। ठीक है, अब इसमें कई सारी चीजें सोचने वाली है। अब मैंने क्या बताया था कि आप सबसे पहले तो चेक करो कि डेल्टा H और डेल्टा S के साइन क्या होंगे। देखो, अगर सॉलिड से लिक्विड बनता है तो एनर्जी देनी पड़ती है या एनर्जी निकलती है बेटा, सॉलिड से लिक्विड बनाने एनर्जी निकलती है। देनी पड़ती है, तो इसका साइन क्या आ गया, पॉजिटिव। और सॉलिड से जब लिक्विड बनता है तो एंट्रोपी घटती है या बढ़ती है, बढ़ती है। बढ़ती है। ये भी लिक्विड बन गया ना सॉलिड से, है ना, लिक्विड बन गया तो एंट्रोपी बढ़ गई। तो मुझे पता लग गया कि दोनों के साइन सेम है, डेल्टा H और डेल्टा S के साइन सेम है। अब डेल्टा H और डेल्टा S के साइन सेम है और मुझे मेल्टिंग ऑफ आइस निकालना है, तो मेरा फार्मूला क्या है कि डेल्टा G इज इक्वल टू डेल्टा H माइनस टी डेल्टा S, डेल्टा H माइनस टी डेल S, है ना। तो हमारे पास फ्री एनर्जी चेंज भी उसने बता दिया पर मोल, माइनस में बता रहा है, तो वैल्यू कैलकुलेट करने का रिक्वायरमेंट है क्या, टेम्परेचर तो नहीं दिया है, दिया हुआ है वो भी डेल S। तो डेल्टा G डायरेक्ट ही दिख रहा है हमें, तो डेल्टा G का साइन क्या दिखाई दे रहा है हमें, नेगेटिव नेगेटिव में दिखाई दे रहा है। अगर हमारे पास डायरेक्ट नेगेटिव में दिखाई दे रहा है तो क्या आंसर आना चाहिए हमारे पास, प्रोसेस क्या होना चाहिए हमारे पास, स्पॉन्टेनियस होना चाहिए ना। spontaneous तो हम यहाँ से डायरेक्ट ही बता सकते हैं। अगर डेल्टा G नहीं दिया होता तो हम कैलकुलेट करके निकाल लेते। तो डेल्टा G डायरेक्ट ही दे रखा है, डेल्टा G नेगेटिव है, तो डेल्टा G नेगेटिव है तो फिर कुछ सोचने की जरूरत नहीं है हमें, क्या होगा, सीधा आंसर क्या देंगे, कैलकुलेट करने की भी जरूरत नहीं है, इतना भी करने की जरूरत नहीं थी। ये सब प्रोसेस हम सीधा क्या बोल देंगे, कैसा होगा, Spontaneous. तो इतना जो प्रॉब्लम दिया आपको, उस प्रॉब्लम को करने की भी जरूरत नहीं थी, सीधा कर लिया हमने।
डेल्टा जी के साइन से हमने डायरेक्ट कर लिया इसको। अगर डेल्टा जी नहीं दिया होता तो हम कैलकुलेट करके देखते, डेल्टा जी की वैल्यू निकालते, डेल्टा जी की टेम्परेचर, डेल्टा एच सारी वैल्यू रखते और डेल्टा जी निकालते। अगर वो पॉजिटिव में आता तो नॉन स्पॉन्टेनियस और नेगेटिव में आता तो स्पॉन्टेनियस। क्लियर? और 0 आता तो इक्विलिब्रियम। जीरो आता तो इक्विलिब्रियम में। क्लियर है? देखो दूसरा प्रॉब्लम। यस Yes, सर। sir. सपोज हमें एक रिएक्शन दिया गया और इस रिएक्शन में ये बोला गया कि डेल्टा एच एंड डेल्टा एस, डेल्टा एच एंड डेल्टा एस फॉर एक रिएक्शन दी गई Br2 लिक्विड से और Cl2 लिक्विड से, गैस ले लीजिए, गैस से हमने एक केमिकल बनाया 2BrCl गैस बनाया और ये जो है R 29.37 किलोजूल एंड 104.0 जूल पर केल्विन रिस्पेक्टिवली। ये तो वैल्यू दे देगी बेटा हमें। डेल्टा एच और डेल्टा एस जो है किसी रिएक्शन का इतना है। प्रॉब्लम हमसे ये पूछा गया एट विच कंडीशन ऑफ टेम्परेचर, which condition of temperature reaction is spontaneous? ये दिया गया फर्स्ट ऑप्शन, जो टेम्परेचर है वो ग्रेटर देन 177.8 केल्विन आए। दूसरा ऑप्शन दिया गया कि टेम्परेचर, ये टी किसको डिनोट कर रहा है? टेम्परेचर, इक्विलिब्रियम टेम्परेचर बेटा, जब इक्विलिब्रियम होगा। तीसरा आ गया कि ये टेम्परेचर, अब उस बच्चे की प्रॉब्लम शॉर्ट आउट हो सकती है जो कह रहा था बार बार सर ये तो इक्विलिब्रियम है, तो ये टेम्परेचर कैसे लेंगे? तो ये चीज है वो बेटा, अब आपकी अगर समझ आ गई है तो। और टेम्परेचर 141.2 केल्विन। तो अब कैसे करोगे बेटा? अब देखो, अब आपको V1 कैलकुलेशन बनाना पड़ेगा। आपको ये पता है कि डेल्टा एच कितनी वैल्यू दे रखी है? 29.37 किलो जूल। इसका मतलब माइनस नहीं लगा रखा तो प्लस ही लेनी है। डेल्टा एस दे रखी है, ये किलो जूल है, ये ध्यान रखना, और ये दे रखा है 104 जूल पर केल्विन। टेम्परेचर निकालना है, क्या फार्मूला पढ़ा था? T इज इक्वल टू डेल्टा एच अपॉन डेल्टा एस। ये इक्विलिब्रियम टेम्परेचर है, यहां पर तो इक्विलिब्रियम होगा इस टेम्परेचर पर। तो T की वैल्यू निकालो बेटा। डेल्टा एच की वैल्यू 29.37, किलो भी हटा दो, किलो का मतलब 1000 होता है, डिवाइडेड बाई 104। लेकिन नीचे सिर्फ जूल पर केल्विन है तो 104 ही रह जाएगा, तो ये आपके पास 104 रह गया। तो अब इसका मतलब, और क्या चीज निकला हमारा? 29 केल्विन आ गया ना, 29। तो वैल्यू निकालो, देखो बेटा कितनी आ गई वैल्यू। इसका मतलब टेम्परेचर का वैल्यू अप्रोक्सीमेट 100 भी ले लो, 104 है तो 290 से थोड़ा नीचे रह जाएगी। तो आप निकाल के देखोगे तो ये टेम्परेचर आएगा आपका 282.4 केल्विन आएगा बेटा। अब इसका मतलब ये रिएक्शन अगर ये वाला टेम्परेचर होता, कितना टेम्परेचर होता? 282.4, तो उस टाइम पे क्या चीज होती? ये रिएक्शन किस जगह पे होती? सर इक्विलिब्रियम में होती। इक्विलिब्रियम में होती ना। अब आपके पास इक्वेशन क्या है? अब दोनों पॉजिटिव है तो अबोव दिस टेम्परेचर अब निकाल के देखते हैं आप। डेल्टा जो आपने किया था T डेल एस,
या इक्वेशन ही ले लो, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल एस था। अगर ये वाला टेम्परेचर आएगा तो ये दोनों बराबर होंगी वैल्यू, है ना। अब डेल्टा एच का साइन यहाँ पर पॉजिटिव है और ये टोटल मिला के ये भी पॉजिटिव है, तो ये नेगेटिव जा रहा है। अगर इस टेम्परेचर से ऊपर टेम्परेचर रख दूं ये वैल्यू में, अब वो इस टेम्परेचर रख देता हूं, मतलब टेम्परेचर जो है ये टी वाला टेम्परेचर जो निकाला है, अब यह टेम्परेचर रखता हूं, इससे ऊपर वाला रख दूं कोई, इस वाले से T82.4 से ज्यादा रख दूंगा, तो साइन किसका आएगा, कौन डोमिनेंट होगा, नेगेटिव साइन। नेगेटिव साइन डोमिनेंट होगा। टी अगर इससे ऊपर रखा तो डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी और प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होने लगेगी। तो जो टेम्परेचर आप कैलकुलेट करते हो, अगर दोनों के साइन पॉजिटिव है तो उसके ऊपर रखोगे तो वो वैल्यू आपकी जो हो जाएगी अपना डोमिनेंसी वाला साइन लेके आ जाएगी। तो डोमिनेंसी अगर डेल्टा जी साइन नेगेटिव आ रहा है तो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस। तो आंसर क्या दोगे बेटा, थर्ड। थर्ड 282। मेरे हिसाब से थर्ड भी ठीक है भाई। ये टेम्परेचर अगर इक्विलिब्रियम टेम्परेचर बात कर रहा है तो ये इससे ठीक है। वैसे स्पॉन्टेनिटी यहाँ भी आ जाएगी, लेकिन वो क्वेश्चन उसने जिस हिसाब से बनाया है तो उसके हिसाब से मैं थर्ड आंसर दूंगा, क्योंकि टेम्परेचर 354 से भी ऊपर होगा तब भी स्पॉन्टेनिटी आएगी, है ना। लेकिन आपने Yes, जो sir. कंडीशन टेम्परेचर का लिया है वो ये वाला लिया है, जिस टेम्परेचर पर पहले 282.4 पर इक्विलिब्रियम होगा। अब इससे ऊपर टेम्परेचर करोगे तो इन दोनों मैथमेटिकल वैल्यू में कंपैरिजन करना पड़ेगा। कंपैरिजन करोगे तो वहां से डिसाइड करोगे कि टेम्परेचर का साइन जो है किसका आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है नेगेटिव आ रहा है। इस टेम्परेचर से ज्यादा वाला टेम्परेचर रखोगे तो साइन नेगेटिव वाले आएंगे, तो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगी। क्लियर। अब डाउट हो किसी को? No, sir. No, sir. कर लो बेटा इसको। फिर एक नेगेटिव वाला और बता देता हूं कि अगर दोनों के साइन नेगेटिव हो, कर लिया सर। हटा दूं? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब सपोज मैंने इस प्रॉब्लम को चेंज करके ऐसे लिख दिया, फॉर द रिएक्शन 2NO गैस O2 गैस, ये रिएक्शन दे दिया आपको 2NO2 गैस, एक रिएक्शन लिख दिया कोई सा मैंने, और मैंने आपको बोला द एंथैल्पी और एंट्रोपी चेंज, मतलब मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, एंथैल्पी चेंज बता दी डेल्टा H -113 किलो जूल पर मोल, और डेल्टा S बता दी बेटा आपकी -145 जूल पर केल्विन, ये दे दिया दोनों की वैल्यू। इसमें क्या कर दिया कि जो हमें टेम्परेचर निकालना है, फाइंड द कंडीशन ऑफ टेम्परेचर, कंडीशन ऑफ टेम्परेचर फॉर स्पॉन्टेनिटी। अब इसमें हमें ऑप्शन दे दिया, नंबर 1 पहले की तरह बना लो भाई, जो टेम्परेचर होना चाहिए जो भी हमने निकाला, टेम्परेचर 432.3 केल्विन। दूसरा टेम्परेचर कोई भी ले लो 575 केल्विन, टेम्परेचर लेस देन कर दो 103.7 और नन ऑफ दीज कर दिया। ये प्रॉब्लम दे दिया बेटा मैंने। अब ये प्रॉब्लम दे दिया तो अब देखो कंसेप्ट तो वही यूज करना है, लेकिन इस बार थोड़ा कैलकुलेशन भी लगाना है, दिमाग भी लगाना है कि डेल्टा एच और डेल्टा एस के साइन क्या दे रखे हैं, हमें नेगेटिव दे रखे हैं। तो पहले तो वो टी निकालेंगे, टी इज इक्वल टू, तो क्लियर फार्मूला हमारे पास, टी इज इक्वल टू डेल्टा एच अपॉन डेल्टा एस। डेल्टा एच की वैल्यू कितनी दे रखी है, यूज कर लो 113 -113 किलो। 113 किलो जूल है तो 1000 लगा दो, ये भी जूल आ जाएगा पर मोल। और इधर दे रखी है -145,
जूल पर केल्विन और मोल जो भी होगा। तो ये भी क्या है कि ये जूल से जूल कैंसिल, मोल से मोल, केल्विन में आंसर आ जाएगा, माइनस से माइनस, टेम्परेचर कभी माइनस हो नहीं सकते। अभी उस बच्चे को यही समझा रहा था मैं। 113,000 से कैलकुलेशन करना है आपने, 145 से डिवाइड कर, तो 113 से 45 से आपने डिवाइड कर लिया इसका। अब डिवाइड कर दिया तो कैलकुलेशन निकाल लो कि अगर मैं से इसको डिवाइड करता हूँ तो अप्रोक्सीमेट ही निकाल लो कितना बन रहा है। अगर हम इसका अप्रोक्सीमेशन भी करें तो हमारे पास तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी, इसकी जगह हम लिख देते हैं ये कितना दिया 103.7। तो यहाँ हमारा एक वैल्यू इसकी बजाय ये कर देते हैं 570 की जगह 779.3 एक कर देते हैं लेस वैल्यू। ये डेटा रफली डेटा रखा है हमने। अगर मैं चलो ये रख देता हूं तो भी चलेगा, लेकिन लेस कर देते हैं अपने 779.3। अब इसकी कैलकुलेशन करोगे तो ये 779.3 केल्विन आ जाएगा। अब आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि भाई ये आंसर क्या दूं, स्पॉन्टेनिटी किस जगह पे आएगी? सर थर्ड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन, बिकॉज साइन क्या आ रहे थे नेगेटिव, क्योंकि मुझे पता है कि डेल्टा जी इक्वेशन तो ये है ना, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल एस। अब अगर मैं डेल्टा एच का साइन यहाँ देखता हूं तो वो तो नेगेटिव दिखा रखा है, और डेल्टा एस का साइन भी नेगेटिव दिखा रखा है, लेकिन ये तो नेगेटिव और नेगेटिव क्या चीज बन जाएगी? पॉजिटिव। पॉजिटिव। अगर मैं टेम्परेचर जो मैंने लिया है 779.3 ले लूं, इससे ज्यादा टेम्परेचर ले लूंगा तो ये वाली चीज डोमिनेंट हो जाएगी। तो डेल्टा जी का साइन क्या आ जाएगा बेटा इस केस पे? तो पॉजिटिव। पॉजिटिव। तो प्रोसेस क्या हो जाएगा यहाँ पर? तो अगर टेम्परेचर इससे ज्यादा ले लिया तो नॉन स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस। समझ रहे हो आप बात? अगर मैं ये टेम्परेचर इससे कम ले लूं, अब जिन बच्चों का पहले रह गया था बात समझ नहीं आ रही थी वो इन डेटा से चेक करें। अब अगर टेम्परेचर में इस टेम्परेचर 779 से कम ले लूंगा तो डोमिनेंसी कौन से वाले पार्ट की होगी, लेफ्ट या राइट की? कम टेम्परेचर रखूंगा तो इन दोनों में लेफ्ट या राइट में किसमें रहेगी डोमिनेंसी? डेल्टा एच। डेल्टा एच। डेल्टा एच का साइन क्या होगा इस बार? नेगेटिव। तो अब डेल्टा जी क्या आ जाएगा मेरे पास? नेगेटिव। और अगर फिर भी भरोसा नहीं हो तो मल्टीप्लाई करके देख लेना। टी को डेल्टा एस दे रखा है, टी दे रखा है, डेल्टा एच भी दे रखा है, ये वैल्यू भी कैलकुलेट करके देख लेना, ये भी कैलकुलेट करके ले लेना। हाथ कंगन को आरसी किया, पढ़े लिखे को फारसी किया, तो आपको खुद पता लग जाएगा कि साइन किसका आ रहा है। तो ये चीज समझा रहा था मैं। तो इसका मतलब आंसर क्या देंगे बेटा? दोनों आंसर हैं। टी वो टेम्परेचर तो ये भी दे रखा है, ये भी दे रखा है, लेकिन करेक्ट आंसर स्पॉन्टेनिटी के लिए कौन सा आएगा? थर्ड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन। तो इसलिए आपको क्या करना है बेटा कि अगर डेल्टा टी तो निकाल लोगे, डेल्टा एच अपॉन डेल्टा एस, ये वो टेम्परेचर होगा जहां पर इक्विलिब्रियम। अब इक्विलिब्रियम पर ये टेम्परेचर के ऊपर स्पॉन्टेनिटी आएगी या नीचे स्पॉन्टेनिटी आएगी, इसको डिसाइड करेगा साइन ऑफ डेल्टा जी एंड डेल्टा एच। अगर दोनों के साइन पॉजिटिव है फिर तो सिंपल मैथमेटिकल इक्वेशन हो गई। तो अबोव दिस टेम्परेचर कर देना, पॉजिटिव है तो अबोव दिस टेम्परेचर कर देना, नेगेटिव है तो क्या करोगे? बिलो दिस टेम्परेचर। बिलो दिस टेम्परेचर। बिलो दिस टेम्परेचर करोगे तो आपका ये हाँ सर अगर थर्ड ऑप्शन में टेम्परेचर स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। सर अगर थर्ड ऑप्शन में टेम्परेचर लेस देन 500 केल्विन ऐसा कुछ गिवन होता तो फिर हम वो वाला ऑप्शन ठीक करते या फिर नन ऑफ दीज? देखो अगर उसने अलग अलग टेम्परेचर दिए हुए हैं तो फिर क्या है कि 500 कुछ दिया होता तो फिर क्या है कि उससे तो कम ही हो गया ना टेम्परेचर, 779 हाँ, से तो मतलब कम। उससे भी होगा तो स्पॉन्टेनियस ही। हाँ स्पॉन्टेनियस होगा। बट अगर टेम्परेचर 779 वाला भी ऑप्शन दे रखा है और 500 वाला भी दे रखा है तो हमसे पार्टिकुलर हाँ, तो टेम्परेचर 779 वाला वो वाला। समझ गए बात? तो फिर मतलब नन ऑफ दीज नहीं करेंगे ना, अगर किसी कंडीशन में सेटिस्फाई हो रहा है तो फिर वही वाला टिक करेंगे। वही वाला टिक करेंगे।
जो ऑप्शन ज्यादा, अगर दो पॉसिबिलिटी बन रही है, जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में दो बन रही थी ना, ऊपर वाले क्वेश्चन में आपने ध्यान दिया हो तो दो पॉसिबिलिटी बन रही थी, ये देखो। तो क्या आंसर क्या आया था? स्पॉन्टेनिटी किस टेम्परेचर से डिसाइड होनी थी? इक्विलिब्रियम टेम्परेचर क्या निकला था आपका? 282.4। तो आंसर तो 282.4 से ऊपर जहां भी होगा स्पॉन्टेनिटी होगी, तो यहां भी हो सकती थी, और 354 से ऊपर भी जाएगा तब भी तो हो ही सकती है ना टेम्परेचर। लेकिन अब दोनों ऑप्शन है तो हमने इक्विलिब्रियम टेम्परेचर से डिसाइड करना है, इसलिए हमने ये आंसर दिया। यही तो क्वेश्चन है आपका। हाँ, और ये मतलब कि अगर एक ऑप्शन में नन ऑफ दीज है और एक में इक्विलिब्रियम वाला नहीं है, कोई दूसरा है लेकिन वो सेटिस्फाई हो रहा है, तो फिर नन ऑफ वो दीज देंगे। करेंगे या वो करेंगे? नहीं, नन ऑफ दीज नहीं करेंगे, वो करेंगे जो सेटिस्फाई हो रहा है आपका। हाँ, ओके ओके, क्लियर? यस सर, क्लियर है। ये सारा आपका जो है थर्मोडायनेमिक्स है। तो टोटली आपकी थर्मोडायनेमिक्स में, अब इसके बाद हम जो है थर्मोडायनेमिक्स मोल कंसेप्ट से हम थर्मोडायनेमिक्स की तरफ आए हैं, थर्मोडायनेमिक्स से अब हम इक्विलिब्रियम की तरफ मूव करेंगे। नेक्स्ट टाइम से हम इसकी में डीपीपी मैंने डाल रखी है, एक तो मैंने आपको बोला डीपीपी सोल्व करनी है आपने, एक डीपीपी और डाल दूंगा जो आज वाला टॉपिक किया है उससे रिलेटेड। तो नेक्स्ट क्लास में डीपीपी डिस्कस करूंगा, तो अपनी प्रॉब्लम लेके आनी है आपने। और उसमें से मॉड्यूल में से कर रहे हो बेटा प्रॉब्लम? मॉड्यूल सोल्व कर रहे हो? धीरे धीरे हैबिट डाल दो, वो भी करना स्टार्ट कर दो मॉड्यूल। उसमें आप अपने क्वेश्चंस दिए होते हैं, क्वेश्चंस लेवल वाइज दिए होते हैं, तो वो सॉर्ट आउट करो उनको। ओके बेटा, सी यू वेरी सून फॉर नेक्स्ट क्लास। टिल देन बाय बाय, थैंक यू, गुड नाइट। थैंक यू सर। Good evening, sir. गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग।